ये है आपकी, हमारी और पृथ्वी पर मौजूद 87 लाख प्रजातियों के जीवों के अस्तित्व की कहानी। दोस्तों, ये बात सच है कि धरती पर जीवन के अस्तित्व को एक अरसा बीत चुका है। आज एक ही तरह के पक्षियों और प्राणियों की अनेकों प्रजातियां मौजूद हैं। यहाँ तक कि आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले इंसान भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी ने करोड़ों सालों से जीवन को आश्रय दिया है, वो अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ और सिर्फ पिघले हुए लावे का एक गोला था। करोड़ों साल पहले 8000 डिग्री के तापमान पर ये उबल रही थी, जिसके बाद लाखों साल तक बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई थी। तो किस तरह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई? और अगर पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के पूर्वज सिर्फ एक ही हैं, तो फिर करोड़ों सालों के विकास क्रम में हम सभी ने अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्स लाइफ में खुद को कैसे ग्रो किया? चलेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के इस रोमांचक सफर पर। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तकरीबन 450 करोड़ साल पहले ये है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर उबलते हुए लावे के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन यही जलता हुआ गोला जल्द ही 87 लाख प्रजातियों के करोड़ों जीवों का घर बन गया। मगर जिस तरह लोहे को आकार देने के लिए उसे तपाकर पीटना पड़ता है, ठीक वैसे ही अपने आप को जीवन के लिए हमारी तपती हुई पृथ्वी को भी एक बड़े ग्रह से टकराना था। हजारों साल तक गिरते हुए उल्कापिंडों की मार झेलनी थी और एक समय पर खुद को बर्फीली चादर से ढकना था। यह एक लंबा सफर तय करते हुए खुद को ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन हैबिटेबल प्लेनेट बनाना था। साथियों, इस सफर की शुरुआत होती है आज से करीबन 400 करोड़ साल पहले, जब थिया नाम का एक बड़ा ग्रह अचानक से पृथ्वी से आकर टकरा जाता है। ये टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी का 25% हिस्सा चट्टानों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गया और इसने पृथ्वी के आसपास एक रिंग बनाकर इसकी परिक्रमा करना शुरू किया। अगले कुछ सालों में इन्हीं चट्टानों का दूसरे से टकराव और जुड़ाव होने लगा, जिससे हमारे चांद का निर्माण हुआ। इसलिए हम पृथ्वी को अपनी माँ और चांद को मामा कहकर बुलाते हैं। खैर, समय के साथ चांद पृथ्वी से दूर जाने लगा और गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसने भी गोलाकार स्वरूप ले लिया। आज से करीब 380 करोड़ साल पहले लेट हैवी बोम्बार्डमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें नए नए जन्मे सोलर सिस्टम में करोड़ों उल्कापिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह अपनी जगह ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। इसी वजह से अगले 2 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर हजारों की तादाद में मीटेओराइट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश होने लगी, जो पृथ्वी पर नमक और अनेक मिनरल्स के साथ जीवन के लिए सबसे जरूरी घटक यानी पानी लेकर आए। लेकिन ये पानी केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा हुआ था और जब आसमान से इस पानी पर कड़ाकेदार बिजली गिरी, तभी पानी में मौजूद केमिकल्स एटम ने जुड़कर एक चेन बनाना शुरू किया, जिससे जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ ये पानी धीरे धीरे पृथ्वी को ठंडा करके जीवन योग्य तापमान बनाने में लगा हुआ था। खैर दोस्तों, हजारों सालों तक चले इस केमिकल प्रोसेस के अंत में पानी में एक सिंगल सेल ने पनपना शुरू किया, जो था यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। जिसके बाद इन सिंगल सेल्स के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई और आज से करीब 350 करोड़ साल पहले इस सिंगल सेल ने खुद को पहली बार कॉपी किया, यानी कि 1 से 2 सेल बने, जिसके बाद 4, 8, फिर 16 और इस तरह से इन सेल्स की तादाद बढ़नी शुरू हुई। तब इन माइक्रोबियल सेल्स को ये नहीं पता था कि आगे चलकर यही सेल्स धरती पर इंसान, प्राणी और पक्षियों जैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ के जन्मदाता बनने वाले हैं। खैर, जैसे जैसे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी, तो समंदर के पानी ने सनलाइट को ऑब्जॉर्व किया और अंदर रहने वाले इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ग्लूकोज में तोड़ा, जिससे पूरा समंदर ऑक्सीजन से भर गया। साथ ही इन सेल्स ने भी खुद को अलग अलग तरीके से डेवलप करना शुरू कर दिया था, जिससे सदियों तक चली विकास की प्रक्रिया में समंदर में अनेक माइक्रोबियल जीवों का, लेकिन इनमें से जो हमारे पूर्वज थे वो थे वाटर वर्म। आज से करीब 550 मिलियन सालों पहले समंदर में म्यूटेशन की वजह से नर और मादा प्राणियों का विकास हो चुका था और अब जरूरत थी तो प्रजनन की मदद से अपनी संख्या बढ़ाने की। लेकिन वाटर वर्म्स के पास आंखें नहीं थीं,
इसलिए अपने साथी को ढूंढना काफी मुश्किल था। लेकिन जल्दी ही प्रकृति ने अपने सबसे अद्भुत और अनोखे आविष्कार को पृथ्वी पर प्रेजेंट किया, जो थी आंखें, जिन्हें वाटर वॉर्म को पानी के अंदर देखने और अपने साथी को ढूंढ निकालने की ताकत मिल रही थी। हालांकि ये आंखें आज की तरह पूरी तरह से क्लियर विजन नहीं देती थी, क्योंकि इनका भी विकास होना अभी बाकी था। खैर, इस तरह के म्यूटेशन से समंदर में हर जीव की आंख का विकास होने लगा और वाटर वॉर्म्स ने भी विकास के साथ अपनी अनेक प्रजातियों को जन्म दिया। इसी के साथ समंदर के अंदर जीवों की एक दुनिया का विकास हो चुका था। फिर इस दुनिया को समझकर अपनी जगह बनाने के लिए इन जीवों में आंखों के पीछे नर्व सेल्स का विकास होना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके नर्व सेल्स से दिमाग का भी विकास हुआ। उस वक्त हमारे पूर्वज मछली बन चुके थे। अब हमारे पूर्वजों को थोड़ा आराम देकर पृथ्वी के विकास पर ध्यान दें तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और एटमॉस्फेयर के निर्माण में भूमिका निभाना शुरू किया। लेकिन पृथ्वी के अंदर मौजूद खौलते हुए लावे की वजह से टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी और सतह के नीचे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ने पृथ्वी के वातावरण में अपनी पकड़ बनाना शुरू किया, जिससे एसिड रेन हुई और तापमान इतना कम हो गया कि सतह पर स्थित पानी बर्फ में तब्दील होने लगा और उसने पृथ्वी को 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढक दिया। लेकिन हजारों साल बाद पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सतह पर निकलना शुरू हो गई और इस ज्वालामुखी की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। इस पिघलती हुई बर्फ ने सूरज की किरणों के साथ केमिकल रिएक्शन शुरू किया और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, जिसने सूरज की रेडिएशन के साथ रिएक्शन किया और ओजोन गैस का निर्माण हुआ और ओजोन ने धीरे धीरे करके पृथ्वी को चारों ओर से कवर कर लिया और सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। यानी अब पृथ्वी की सतह कई मायनों में रहने लायक हो चुकी थी। दूसरी तरफ समंदर में मौजूद हमारी पूर्वज मछलियों ने अपने दांत और जबड़ों का निर्माण कर लिया था, लेकिन पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होने लगी थी, जिस वजह से ये पहली बार पानी की सतह पर आई और ऑक्सीजन लेना शुरू किया और इनके फेफड़ों का विकास हुआ, जिसके साथ पानी में इस्तेयोस्टेगा नाम की प्रजाति पनपी, जो पानी के अंदर भी और हवा से भी ऑक्सीजन ले सकती थी। आज से करीब 375 मिलियन साल पहले बंजर धरती पर पहला पौधा उगा और फिर इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसके बाद 10 सालों बाद इस्तियोस्टेगा ने अपनी पहली बार पूरा सिर पानी से बाहर निकाला और ये प्रजाति किनारे पर आकर खिसकते हुए जमीन पर आने लगी। लेकिन इनकी त्वचा सूरज की गर्मी सहन नहीं कर पा रही थी। हालांकि समय के साथ इस चमड़ी की परत मोटी होने लगी और पंजों का निर्माण शुरू हो गया और हमारे पूर्वज इस्तियोस्टेगा से कैसिनेरिया में तब्दील हुए। लेकिन इनके सॉफ्ट शेल्स वाले अंडे अब भी सूरज की रोशनी से तबाह हो जाते थे, इसलिए अपने अंडों के शेल्स को हार्ड करने के लिए इन्होंने समंदर से अलग धरती के लिए नई प्रजनन प्रक्रिया का निर्माण किया और 340 मिलियन साल बाद आज भी हम इसी प्रक्रिया से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसे सेक्स कहा जाता है। इस तरह ये मछली विकास के साथ धरती के पहले जीव यानी लैंड रेप्टाइल्स में बदल गईं और इनके एवोल्यूशन से कई डायनासोर्स ने जन्म लिया। दूसरी ओर प्रकृति ने कई बड़े बड़े जंगलों का निर्माण किया था, जो इन डायनासोर्स और अन्य जीवों का घर बन चुके थे। शुरुआत में अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाना शुरू किया, जिससे उनका शरीर लंबा और विकसित होने लगा, जबकि कुछ ने शिकार करके मांस खाना शुरू किया। इससे उनका शरीर छोटा और फुर्तीला बनने लगा। दूसरी तरफ रेप्टाइल्स की अलग अलग प्रजातियों के एवोल्यूशन से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जीव पनपने लगे थे, लेकिन इनमें से सबसे चालाक थे डायनासोर्स, जो अपनी सूझबूझ से धरती पर चारों ओर फैल गए और राज करने लगे। इसी तरह आज से 240 मिलियन साल पहले पृथ्वी डायनासोर्स का घर थी, लेकिन 65 मिलियन साल पहले एक कुदरती आपदा ने डायनासोर्स का खात्मा कर दिया, जिसके बाद एक ऐसे जीव ने विकास किया जिससे आगे चलकर हम इंसानों का जन्म हुआ और अन्य जीवों के अस्तित्व की शुरुआत हुई और आज तक पेड़ पौधे और पक्षियों समेत कुल 87 लाख जीवों का विकास हो चुका है, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप पृथ्वी पर ह्यूमंस के एवोल्यूशन और ग्रोथ से जुड़ा वीडियो का सेकंड पार्ट और एक ही जीव की अलग अलग प्रजातियां बनने से जुड़ा वीडियो का थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख डालिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वो वीडियो रिलीज करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।